एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर प्रॉब्लम ऑफ डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। और सबसे पहले हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। हमारी इकोनॉमी में 3 टाइप्स की इक्विलिब्रियम होती हैं। एक होती है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है कि जितने लोग काम हमारे यहाँ एक इकोनॉमी में अवेलेबल है, सभी को काम मिल रहा है। उसके बाद क्या आती है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो भी हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जिस्ट करता है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लेवल से कम से। ये 2 टाइप्स ऑफ हमारी इक्विलिब्रियम होती है। इनमें जो हमारी फर्स्ट है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सारे लोग क्या है, एम्प्लॉयड है, सभी को काम मिल रहा है। हमने लास्ट सेशन में देखा था शॉर्ट टर्म आउटपुट इक्विलिब्रियम के चैप्टर में कि जो हमारी इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। लेकिन ये एग्रीगेट डिमांड और ये सप्लाई ये कौन सी होती है, हमारी प्लान्ड होती है। लेकिन ये क्या कि ये प्लानिंग की जाती है फ्रॉम द कमिंग ईयर के लिए कि फिस्कल ईयर, लेकिन जो एक्चुअल होता है वो उससे क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जहां पे जो हमारी एक्चुअल में जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का हमारी इकोनॉमी में डाटा क्रिएट किया जाता है वो किसके बेस पे किया जाता है, एक्चुअल के बेस पे किया जाता है, ना कि एंटिसिपेशन के बेस पे। जब हमारी एक्चुअल कंडीशन सेम होती है किस कंडीशन में, जहां पे हमारी एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल हो जाती है, एग्रीगेट सप्लाई पे। ये तो हम जानते हैं, जो कि हमारी एग्रीगेट सप्लाई वो कहां से स्टार्ट होती है, 45 डिग्री के एंगल से। जो एग्रीगेट डिमांड है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती। तो इसमें क्या है, हमारा एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल है, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। तो ये जो ई पॉइंट शो कर रहा है ये कौन सी इक्विलिब्रियम शो कर रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन। मींस ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में हमारे क्या होती है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ क्या हो रही है, रिसोर्सेज होती है। रिसोर्सेज किस फॉर्म में, एम्प्लॉयज के फॉर्म में। क्योंकि इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। जितने भी एम्प्लॉयज अवेलेबल हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दैट इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जो हम एक्चुअल में जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, अंडर है, एम्प्लॉयमेंट से कम है। जैसे इसको हम एक छोटी सी डायग्राम के साथ देखते हैं। यहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है, आउटपुट, इनकम एज वेल एज द एम्प्लॉयमेंट, और एक्स एक्सिस में हम क्या शो करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है कहाँ से स्टार्ट होता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं 45 डिग्री के एंगल से। और ये हमारी कौन सी कर्व है, एग्रीगेट डिमांड की। ये कौन सी है, इक्विलिब्रियम कंडीशन ई पे है। लेकिन ये दो कौन सी है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में। इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या बोलते हैं, प्लान्ड, कि जो हमने प्लानिंग की है। लेकिन जब हमने देखा एक्चुअल डिमांड, एक्चुअल डिमांड इतनी थी, एक्चुअल डिमांड क्या थी, हमने जो देखी थी वो क्या थी, कम थी। तो उसके अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, वो क्या है, ई 1 पॉइंट है। इट मींस जो हमारा इक्विलिब्रियम एक्चुअल में है वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट से क्या है, कम है। अंडर का मतलब भी होता है कम होना। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, यहाँ पे हमने लिखा है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, कि फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से कम होना। याद करने का ये मेथड है। फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हमेशा कब होगी, दैट विल बी कंडक्टेड एट द प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड। लेकिन जो हमारी एक्चुअल में होगी वो हम उससे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे क्या था कि जो हमने फुलर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो हमने प्लान्ड देखी थी वही क्या बन जाती थी, एक्चुअल। लेकिन ये कंडीशन कौन सी होती है, आइडियल सिचुएशन होती है। ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक्चुअल डिमांड हमेशा एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल मार्केट में इकोनॉमी में हो। एक्चुअल में क्या होता है, अंडर भी हो सकती है, ओवर भी हो सकती है। तो इट मींस ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है। तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। अंडर में क्या होता है, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मींस जितने भी रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है, एम्प्लॉयज अवेलेबल है, उनको हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रहे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, व्हेन पर्सन इज विलिंग टू वर्क, वो क्या है, काम करने के लिए बिल्कुल ही विलिंग है, बट ही इज नॉट गेटिंग एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। जब भी यहाँ पे हमने एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन की बात करनी है तो उसमें वेज रेट इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा फैक्टर है। व्हेन पर्सन इज विलिंग टू डू ए जॉब
एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट ही इज नॉट गेटिंग द वर्क, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। हमारी इकोनॉमी में मेनली टू टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, वोलेंट्री, इनवोलेंट्री। अब वोलेंट्री का जनरल सेंस के मतलब क्या होता है? विलिंगली। इनवोलेंट्री का मतलब क्या होता है? नॉट विलिंगली। अनएम्प्लॉयमेंट जो काम नहीं कर रहे। जब एम्प्लॉयमेंट व्हेन ए पर्सन इज विलिंगली टू नॉट डू द जॉब एट द एग्जिस्टिंग वेट, उसको काम मिल रहा है लेकिन वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोई भी रीजन हो सकता है जो जॉब उसको मिल रही है वो उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ना हो। कैपेबिलिटी मतलब की हुई है उसको एमबीएस, बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, लेकिन जॉब उसको किसकी मिल रही है? एक पीएन की मिल रही है, तो वो नेचुरली है वो काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इनवॉलेंट्री, जब पर्सन को काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। विलिंगली अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बिल्ला रह रहा है, इच्छा से रह रहा है, हिंदी में मीनिंग हो गया। इनवॉलेंट्री मतलब वो अनएम्प्लॉयड है, अपनी इच्छा से नहीं है। व्हेन ही इज रेडी टू डू द जॉब एट एग्जिस्टिंग वेज रेट बट ही इज नॉट गेटिंग द जॉब। जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ किस अनएम्प्लॉयमेंट को टेक इनटू अकाउंट किया जाता है? इनवॉलेंट्री, कि बंदा काम करने के लिए उसको काम नहीं मिलता, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बिना इच्छा के अनएम्प्लॉयड है। ये तो इच्छा से अनएम्प्लॉयमेंट है। तो जब भी हम अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। किसको इंक्लूड किया जाता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को, और यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। नेक्स्ट है फुल एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जहां पे हमारे सारे एम्प्लॉयज कोई भी फ्री नहीं है, सभी को काम मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसी को दूसरी कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं? नेचुरल। इस केस में भी 2 टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती हैं। एक तो कौन सी होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरी हमारी कौन सी होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट किसकी वजह से होती है? इट अराइजेस ड्यू टू द चेंज ऑफ जॉब। जब कोई भी पर्सन जॉब चेंज करता है, जैसे पहले एक पर्सन था, वो कहाँ पे जॉब करता था? राम, वो दिल्ली में जॉब करता था, लेकिन अब उसको अच्छी रेपुटेटेड कंपनी में बेंगलोर में जाके क्या मिल गई? जॉब मिल गई। अब एक जॉब को लीव आउट करने और दूसरी के ज्वाइनिंग से पहले उसको कुछ टाइम पीरियड चाहिए होगा। वहां पे जाके उसने एक अपने टीचर, अपने जहाँ पे जॉब कर रहा है वहां के मैनेजर को, उसने ओनर को क्या देना है? रेजिग्नेशन देना है। 1 मंथ अल्टीमेटली वो जॉब छोड़ के जा रहा है, दूसरी जगह पे जाके उसको रहने का, खाने का, पीने का अपना पूरा क्या करना पड़ता है? इंतजाम करना पड़ता है। इस टाइम पीरियड के दौरान जब वो कुछ टाइम फ्री रहता है, इसको कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं हम? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू द चेंज ऑफ जॉब। लेकिन ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये कौन सी होती है? टेम्परेरी होती है। दूसरी क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये अराइज होती है ड्यू टू द चेंज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। जब कोई भी पर्सन काम करने का अपना वे चेंज करता है, उसके रिगार्डिंग जब कोई अनएम्प्लॉयमेंट अकर होती है। एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। जब स्टार्टिंग में सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्टअप हुए थे, जब बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे बैंक्स में, सभी लोगों ने, सभी मैनेजर ने, सभी ऑफिसर्स ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था। वो अभी भी मैनुअल काम करना चाहते थे। जिन लोगों ने कंप्यूटर सीख लिया वो तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं हुए, ये दे आर जस्ट डूइंग द वर्क। पर जो लोग कंप्यूटर को अडेप्ट नहीं कर रहे थे तो उनको जॉब क्या करनी पड़ी? छोड़नी पड़ी। यही कौन सी होती है? स्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट। ड्यू टू चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, काम करने की नई टेक्नोलॉजी आने की। और इसका जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। प्लस ये कौन सी मानी जाती है? परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट मानी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेफिसिट डिमांड। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब डेफिसिट का जर्नल सेंस के में मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। साथ में कौन सा वर्ड यूज किया है? डिमांड। जब डिमांड का डिक्रीज होना, इसको कौन सी डिमांड बोलते हैं? एग्रीगेट डिमांड। अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। किस लेवल पे? प्लान्ड लेवल पे होती है, और ये कौन सी होती है? फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है। लेकिन जो एक्चुअल होता है वो उसके रिगार्डिंग नहीं होता। जब हमारी एक्चुअल जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है, इट फॉल्स शॉर्ट टू द फुल एम्प्लॉयमेंट एग्रीगेट डिमांड। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? डेफिसिट डिमांड।
वैसे जब इक्विलिब्रियम हम कैलकुलेट करते हैं तो मेन कंपैरिजन किसका किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन वो यहाँ पे हम चैप्टर के अकॉर्डिंग, ये कौन सी होती है, प्लान्ड होती है। बस यही यहाँ पे दो कंसेप्ट समझने पड़ते हैं, क्योंकि जो हमारा डायग्राम है इनको देख के बन जाता है। इन पॉइंट्स को देखने में हम डायग्राम को बनाएंगे तो बहुत इजी काम है। देन एग्रीगेट डिमांड कौन सी होती है, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, ये फुल एम्प्लॉयमेंट होती है, प्लान्ड के लेवल पे होती है। इट इज डिस्कस्ड इन द शॉर्ट टर्म आउटपुट इक्विलिब्रियम में। और लेकिन जो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक्चुअल डिमांड का कम होना, किसका कम होना, एक्चुअल का। प्लान्ड का तो हम कम कर नहीं सकते, वो तो ऑलरेडी हम एंटिसिपेट कर ही चुके हैं। तो किसको कम करेंगे, एक्चुअल डिमांड को कम करेंगे। किससे कम करेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन से। अब इसका अगर हम डायग्राम देखें तो वो क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेट सप्लाई एट 45 डिग्री ऑफ एंगल। ये जो एग्रीगेट डिमांड है ये क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल की है, और वो हमारी क्या है, ई। और अभी हम देख के चुके हैं कि जहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन होती है वहां पे क्या होते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो इट मींस एट ओक्यू पॉइंट में हमारे क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। सारे रिसोर्सेज क्या हो रही है, प्रॉपर वे से यूटिलाइज कर रहे हैं, सभी को काम मिल रहा है, आउटपुट बहुत अच्छी है, एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छी है। लेकिन जो एक्चुअल डिमांड है वो क्या है, कम है। एक्चुअल डिमांड वो क्या है, हमारी कम है। इट व्हेन एक्चुअल डिमांड इज लेस, कुछ भी नहीं किया हमने, पहला डायग्राम वही है जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। क्या बना लिया हमने, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस कैलकुलेट कर दी, उस वजह से हमारे पास ई पॉइंट क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। लेकिन अब नेक्स्ट अगर हम मूव करेंगे तो हमारा कंसेप्ट क्या है, एक्चुअल डिमांड हमारी क्या है, कम है, तो उसको हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब एग्रीगेट सप्लाई और ये डिमांड कहाँ पे काट रहे हैं एक दूसरे को, E1 पे। तो हमारा जो न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ चुका है वो हमारा कौन सा आ चुका है, E1। तो अभी हमने ये डायग्राम किसका देखा था, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंडीशन। मींस ये डायग्राम जो कौन सा है, E1 क्या डिनोट कर रहा है, अंडर फुलर एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इक्विलिब्रियम। क्योंकि फुलर एम्प्लॉयमेंट हम कहाँ पे है, ई पॉइंट में। अब ये पॉइंट उससे नीचे आ रहा है तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब यहाँ पे ई पे क्या है, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। E1 पे क्या है, पूरे रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। अब देखो हमारे जो रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज हैं जिन वो क्या हो चुके हैं, हम जिनको प्रॉपर वे से यूटिलाइज नहीं कर रहे। पहले हम इक्यू पे क्या कर रहे थे, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, लेकिन न्यू पॉइंट पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है, OQ1, जिसका नेट इफेक्ट क्या पड़ा, जो Q1 है ये क्या है, वो रिसोर्सेज है जिनको हम प्रॉपर वे से यूज यूटिलाइज नहीं कर पाए, जिनका नेट इफेक्ट क्या हो गया, आउट, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है, 1-to-1 रिलेशनशिप है, एग्रीगेट डिमांड इनकम्स वगैरह, जिसके कारण आउटपुट भी डिक्रीज होगी। आउटपुट जब डिक्रीज होगी, इनकम डिक्रीज हुई, इनकम डिक्रीज हुई तो एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई। ये एक्स एक्सिस में हम इनको ही शो करते हैं, आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसके कारण ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। कितनी अमाउंट से, Q1 से। जितने रिसोर्सेज को हमने, जितनी लेबर को, जितनी इंप्लाइज को हमने प्रॉपरली यूज नहीं किया, करना था कर सकते थे, लेकिन हमने प्रॉपरली एक्चुअल डिमांड क्या थी, कम थी, जिसका नेक्स्ट इफेक्ट क्या हो गया, जो हमारा EF है इसके कोरस्पॉन्डिंग हमने सामने क्या लाइन लगा ली, ये हमारी क्या है, डेफिसिट डिमांड। ये डिमांड क्या है, डेफिसिट है, जिसका जब हमारी डेफिसिट डिमांड होती है तो नेट इफेक्ट क्या हो जाता है, डिमांड क्या होगी, कम होगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी, नेट इफेक्ट इन्वेस्टमेंट कम होगी, खर्चा लोगों ने कम किया, डिमांड कम, खर्चा कम। जब खर्चा कम किया, नेट इफेक्ट क्या किया, प्रोडक्शन भी कम हुई, प्रोडक्शन कम हुई तो जिसके कारण हमारी इनकम भी क्या होगी, कम। जब इनकम कम होगी, लोगों के पास इनकम कम है, फिर से क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड कम होगी। मींस इसके कारण जो गैप हुआ उसका नेट इफेक्ट क्या हो गया, प्राइसेस भी क्या हो गए, कम हो गए। प्राइसेस, अगर डिमांड बढ़ती जाएगी तो प्राइसेस क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब सप्लाई बहुत ज्यादा अवेलेबल है, नेचुरल फंडा है, सप्लाई बहुत ज्यादा है लेकिन डिमांड उससे बहुत ज्यादा कम है, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया कि प्राइसेस कम हो गए। जब प्राइसेस कम हो गए तो कौन सा गैप आ गया हमारे पास, डिफ्लेशनरी गैप। ये हम ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसीज के अंडर कर चुके हैं। जब प्राइसेस ऑफ द गुड्स डिक्रीज हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। फिर से ये सारा सर्कल कंप्लीट चार्ज होने लग गया।
जब ये सारा सर्कल रेपिटेशन में आए तो क्या हो गया, हमारी इकोनॉमी किसमें फंस गई, डिफ्लेशनरी स्पाइरल में। डिफ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब क्या होता है, जो बार बार जिसके नेट इफेक्ट, यही हमारा जो कंसेप्ट है, प्रोसेस कंटिन्यू करता जाएगा, डिमांड कम कम होती जाएगी, तो इस गैप को क्या बोलेंगे, डिफ्लेशनरी गैप, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, लो लेवल इक्विलिब्रियम गैप। जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जो ही डेफिसिट डिमांड है उतना ही हमारा कौन सा गैप बन जाएगा, डिफ्लेशनरी गैप बन जाएगा। अब ये डिमांड कम हो रही है, डिमांड क्यों कम हो रही है, पहले हम इसको देखते हैं, फिर पहले हम ये देखते हैं कि इसकी हम जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो नंबर पॉइंट में हमने क्या बताते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हैं, हमारी एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई फुल यूटिलाइजेशन पे ई हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जिसके रिगार्डिंग जो हमारी ओ क्यू है वहां पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। लेकिन जब हमने एक्चुअल में देखा तो हमारी डिमांड क्या थी, कम थी, इसलिए एग्रीगेट डिमांड कहाँ पे शिफ्ट होगी, एडी ए पे होगी। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आ गया, ई ओ ई1 आ गया, जिसके कारण न्यू आउटपुट क्या होगी, ओ क्यू 1, जो कि हमारे इक्विलिब्रियम लेवल से क्या है, बहुत ज्यादा कम है। जो E1 है ये हमारा क्या है, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जिसके कारण यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूज नहीं हो सके। किनके इक्वल नहीं हो सके, Q1 के इक्वल नहीं हो सके, जिनका नेट इफेक्ट क्या होगी, आउटपुट भी डिक्रीज होगी, इनकम भी डिक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगी, किनके रिगार्डिंग, Q1 के रिगार्डिंग। तो उसके बाद इसीलिए जो EF है ये किसके इक्वल हो जाता है, हमारा डेफिसिट डिमांड के इक्वल हो जाता है, जिसका नेट इफेक्ट क्या होता है, प्राइसेस क्या हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और हमारी क्योंकि सप्लाई ज्यादा है लेकिन जो हमारी एग्रीगेट एक्चुअल डिमांड है वो क्या है, कम है, तो इकोनॉमी किसमें फंस जाएगी, अपने डिफ्लेशनरी गैप में, जो किसके इक्वल है, EF के इक्वल है, जिसके कारण क्या होगी, फिर से ये हमारा चलेगा प्रोसेस, ये वाला हमारा सारा एग्रीगेट डिमांड अगर कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो फिर हमारी इनकम कम होगी, जिसका नेट इफेक्ट फर्दर क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमी है किसमें फंस जाएगी, डिफ्लेशनरी स्पाइरल में, और हमारी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाएगी। ये थे इसके एक्सप्लेनेशन के पॉइंट। अब उसके बाद कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या रीजन है, कौन कौन से कोजेज हैं जिसके कारण ये डेफिसिट डिमांड की कंडीशन अराइज हो रही है। हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं, देयर आर 4 सेक्टर। एक तो हमारा क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर एक्सपेंडिचर, दूसरा कौन सा है हमारा, प्राइवेट सेक्टर, फिर क्या आता है रेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर, जिसमें क्या आती है, फर्म आ जाती है, और उसके बाद क्या आते हैं, इसमें क्या आता है, हाउस होल्ड आ जाते हैं, उसके बाद हमारा क्या आता है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अब एग्रीगेट डिमांड क्यों कम होती है, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम है, लोग इन पे खर्चा कम कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, हाउस होल्ड सेक्टर मतलब जो कंज्यूमर है उन्होंने अपना एक्सपेंडिचर क्या कर दिया है, कम कर दिया है, प्रोड्यूसर ने, फर्म्स ने, प्रोडक्शन करने वालों ने अपना एक्सपेंडिचर क्या कर दिया है, कम कर दिया है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट कम कर दिए हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर दिए हैं। जब एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यही रीजन है डेफिसिट डिमांड के साथ। यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस